प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, आप सभी का गणित की इस वर्चुअल पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, विभिन्न ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस तरह से निकालते हैं ये सीख रहे हैं। इस कड़ी में हमने पहली 4 जो प्रश्नावली है उसमें हमने विभिन्न प्रकार की ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं ये सीखा। और जो प्रश्नावली 13.5 है वो हमने सीखा कि किस तरह से जो घनाभ और घन आकार की जो आकृतियां हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी किस तरह से ज्ञात करते हैं वो हमने सीखा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 13.5 में हमने सीखा कि घनाभ और घन आकार की जो आकृति है उनका आयतन किस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक इसी कड़ी में आज प्रश्नावली 13.6 में हम सीखेंगे कि जो बेलनाकार आकृति है, जो बेलनाकार आकृति है उनका आयतन हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें प्रश्नावली 13.5 की, तो यहां पे हमने प्रश्नावली जो 13.5 है इसमें हमने सीखा था कि जो घनाभ है, घनाभ आकार की जो आकृति है, घनाभ का आयतन क्या है? L लंबाई गुना में B चौड़ाई गुना में H ऊंचाई। तो घनाभ जो है, घनाभ आकार की जो आकृति है उनका जो आयतन है वो क्या था, किस सूत्र के द्वारा निकाला हमने? पहले हमने सूत्र का निर्माण किया तो वहां से हमें क्या पता चला कि घनाभ आकार की जो आकृति है उसका आयतन का सूत्र है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। और जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती है तो वो जो आकृति है वो घन का रूप ले लेती है। तो उस केस में हमारे पास जो घन का आयतन है वो क्या हो जाएगा? भुजा गुना में भुजा गुना में भुजा। भुजा को कई बार हम किनारा भी कह देते हैं। तो ये हमने प्रश्नावली 13.5 में सीखा। अब हम एक और ठोस आकृति की बात करते हैं जिसको हम बेलन कहते हैं। और यहाँ पे हम जब बेलन की बात करते हैं तो लंब वृत्तीय बेलन की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो लंब वृत्तीय बेलन है उसका आयतन ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र कैसे बना और किस तरह से हम जो अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके समाधान में इसका प्रयोग करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हमारे पास अगर हम बात करें प्रश्नावली 13.6 की, तो इसमें हम सीखेंगे कि बेलन का आयतन इसका सूत्र क्या है और किस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करके जो बेलनाकार आकृति है उनका आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सीखा कि जब हम एक आयत के ऊपर समान आकार की आयत रखते चलते हैं, जैसे एक आयत है उसके ऊपर दूसरी आयत इस तरह से रखते चलते हैं, तो हमें जो आकृति प्राप्त होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? घनाभ। तो उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? घनाभ बोलते हैं। और घनाभ का जो आयतन है वो हमने कैसे निकाला था? घनाभ का आयतन कि उसका जो आधार है उसका क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। प्यारे बच्चों ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें बेलन की, अगर हम बेलन की बात करें तो बेलनाकार जो आकृति है हमारे पास, जो बेलनाकार आकृति है इस तरह से, तो इसका आयतन हम किस तरह से ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने घनाभ के केस में एक आयत के ऊपर समान रूप से समान आकार की आयत रखते चले गए तो हमें घनाभ प्राप्त हुआ। तो ठीक इसी तरह से जब हम एक वृत्तीय आधार, जो जिस आधार वृत्त है यानी कि समान वृत्त, समान त्रिज्या वाले वृत्त को एक के ऊपर एक रखेंगे, तो एक रखा, फिर हमने एक और रख दिया, फिर उसके ऊपर हमने एक और रख दिया, पहले हमने एक रखा, फिर हमने एक और रख दिया, फिर उसके ऊपर एक और रख दिया। तो इस तरह से जब हम रखेंगे तो इनको एक है, दूसरा है और तीसरा है, जब इनको इस तरह से रखते चलेंगे तो हम जब इनको रखेंगे तो हमें क्या कैसी आकृति प्राप्त हो जाएगी? हमें बेलनाकार आकृति प्राप्त होगी। जब इस एक के ऊपर जब हम एक रखते चलेंगे तो
तो हमें ये आकृति प्राप्त हो जाएगी प्यारे बच्चों, जब हम एक के ऊपर इस तरह से रखते चलेंगे। तो इस जो बेलनाकार आकृति है उसका आयतन क्या होगा, जो इसका आधार का क्षेत्रफल है, आधार इसका वृत्त है, वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई, तो इस बेलन का आयतन हमें पता चल जाएगा। तो ठीक उसी तरह से जैसे हमने घनाभ के केस में किया था, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो बेलनाकार आकृति है, अगर हम यहाँ पे बनाए कि हमारे पास जो बेलनाकार आकृति है तो ये कैसे हमें प्राप्त हुई, जैसे जो वृत्त है समान आकार के या समान त्रिज्या के जो वृत्त है के ऊपर एक रखते चले गए हमें, तो हमें बेलनाकार आकृति प्राप्त होगी। तो इस बेलनाकार आकृति का जो आयतन है वो क्या होगा, जो आधार पे जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल और गुना में जितनी ऊंचाई है, ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों अब आप देखेंगे कि वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसकी त्रिज्या अगर हम, ये व्यास है तो इसकी त्रिज्या अगर हम r मान लें, इसकी त्रिज्या अगर हम r मान लें, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, ये होता है पाई r स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई को हम h मान लें, इसकी ऊंचाई को हम h मान लें, तो ये हमारे पास h हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास बन जाता है, जो बेलन का आयतन है वो हमारे पास आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो ये प्यारे बच्चों बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है, या फिर ये कहें कि जो बेलनाकार आकृतियां हैं उनका आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। तो बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है। पाई के बारे में पता है हमें, r जो वृत्तीय आधार है उसकी त्रिज्या है, और h जो बेलन की ऊंचाई है। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो बेलनाकार आकृति है उनका आयतन ज्ञात कर सकते हैं, और जो हमारे दैनिक जीवन में बेलनाकार आकृतियों से संबंधित जो बेलनाकार आकृतियां हैं, जैसे हमारे छत पे जो पानी की टंकी होती है या फिर पाइप होता है पानी का, तो वो बेलनाकार आकृति होती है, उसका जो आयतन है हम ज्ञात कर सकते हैं, या उसमें कहें कि भी उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों उदाहरण की सहायता से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 में हम एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज हो जाए कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा बेलन का आयतन। प्यारे बच्चों ये एक हमने उदाहरण लिया है जिसमें हमने जो प्रश्नावली 13.6 को भी इंक्लूड कर लिया गया, और इससे पहले हमने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है इससे पहले प्रश्नावली में, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है ताकि साथ में उसकी भी रिवीजन हो जाए। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हम हल करेंगे। तो हमारे पास एक लंबवृत्तीय बेलन दिया हुआ है जिसके आधार का व्यास दे रखा है। तो
हमारे पास एक लंब वृत्तीय बेलन है, जिसको हम अगर बनाए तो इस तरह से बना लेते हैं। इसका जो आधार का व्यास है, इसको कह लो या इसको कह लो, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी ऊंचाई है यह है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। यहां से भी जैसे त्रिज्या होगी यहाँ पे, हम इसको भी ऐसे मिला सकते हैं और इसको भी 21 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक लंब वृत्तीय बेलन है। तो हमारे पास अगर हम इसके हल की बात करें तो हमें दिया हुआ है कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास ये दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हम सीधा ही बेलन लिख सकते हैं, तो कि हम लंब वृत्तीय बेलन के बारे में ही बात कर रहे हैं पूरे अध्याय में। यहां पे हम लिख सकते हैं अब कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, जिसको हम r से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा व्यास का आधा हो जाएगा, यानी कि 10/2, यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई, इसको हम h से लिखते हैं। ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ऊंचाई है। अब पहला पार्ट, इसमें कहा गया है कि आपको क्या ज्ञात करना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है हमारे पास 2πr/h। ये आपने प्रश्नावली 13.2 में पढ़ा है। यहां पे हम लिखेंगे 2 गुना में 22/7, पाई की जगह पे r है हमारा 5 और h है हमारा 21। यहाँ पे 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब देखो मेरे बच्चों 22 तिया 66 हो जाएगा और 5 दूनी 10 है। 66 की 10 के साथ करेंगे तो ये 660 आ जाएगा। अब यह क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास, जो पहला पार्ट है वो हमने हल कर दिया। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। इसमें कहा गया है कि बेलन का संपूर्ण, या फिर कुल भी कह देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तेरे बच्चों ये क्या होता है? ये होता है 2πr और ये r+h। यहां पे हम लिखेंगे 2 गुना में 22/7 गुना में r का मान है हमारे पास 5 और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये r 5 है और h है हमारे पास, h का मान हमारे पास 21 है, 21। तो ये 2 गुना में 22/7 गुना में 5 और गुना में 21 और 5 26। अब प्यारे बच्चों हम इसको कैसे करेंगे? देखो 2 की और 5 की करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 की 22 के साथ करेंगे तो ये 220 हो जाएगा। अब 220 की 26 के साथ करनी है तो 26 की हम 22 के साथ कर लेंगे, पीछे एक 0 लगा देंगे। तो हम 26 की 22 के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे हम, ये आ गया हमारे पास 2, ये 7 और ये 5, 2, 7 और 5। यहां से हम इसको लिख देते हैं। अब 5720 बन जाएगा ना, क्योंकि हमने तो 22 की और 26 की है और 10 के साथ करेंगे तो 0 लग जाएगी पीछे, और बटे में 7। अब इसको आप 7 से भाग कर लें। हम अगर इसको 7 से भाग करें, 5720 को 7 से, 7 8 56, 1 बच गया, 7 एकम 7, 5 0, 7 7 49, 1
जीरो तो दशमलव आ जाएगा, 7 एकम 7, 3 और 0 7 चौके 28, तो 2 दशमलव स्थान तक हम ले लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 817.14 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम याद करते हैं तीसरा जो हमारा पार्ट था, जो तीसरे पार्ट में कहा गया था हमें कि बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो तीसरा पार्ट है हमारे पास बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र देखें हमारे पास क्या आता है, होता है अभी हमने बनाया था, तो ये है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब 22/7, आर 5 गुना में 5 और गुना में 21, त्रिज्या 5 है और 21 हमारी ऊंचाई है, तो 7 एकम 7, 7 या 21। तो प्यारे बच्चों यहां से 5 पंजे 25, 25 या 75, 75 की और 22 की करनी है हमें, तो 75 और 22 की हमें गुना करनी है, तो ये 150 हो जाएगा और फिर 150 हो जाएगा, तो ये 0, 5 और ये 6 और ये 1, तो ये हमारे पास आ गया 1650 घन सेंटीमीटर। ध्यान रहे घन सेंटीमीटर मतलब शक्ति 3, तो आपको ध्यान रखना है कि घन सेंटीमीटर लिखोगे या तो सेंटीमीटर की शक्ति 3 लिखोगे। अगर क्षेत्रफल है तो जो मात्रक है वर्ग मात्रक होता है हमारा, और जो आयतन है तो उसमें घन मात्रक होता है, यानी घन मात्रक का मतलब घन मात्रक मतलब मान लो हमारा काम सेंटीमीटर में चल रहा है तो घन सेंटीमीटर, मान लो हमारा काम मीटर में चल रहा है तो घन मीटर, इस तरह ही चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयतन हमेशा जो घन मात्रक में होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास एक उदाहरण जिसमें हमने पिछले काम को भी रिवाइज कर लिया और किस तरह से जो बेलन है उसका आयतन ज्ञात करते हैं उसको भी हमने सीखा है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब की बार एक उदाहरण और देखते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दैनिक जीवन से जुड़ा एक उदाहरण ले लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक भवन की छत पर एक बेलनाकार पानी की टंकी रखी है, जिसका या जिसके आधार का व्यास, जिसके आधार का व्यास 50 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि पानी की टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो ये हमने एक
दैनिक जीवन से जुड़ी एक समस्या ले ली। हम अक्सर देखते हैं कि छतों पे पानी की टंकी रखी होती है बेलनाकार, तो उसी से संबंधित हमने ये क्वेश्चन लिया है। अब प्यारे बच्चों इसको देखते हैं। अगर इसका हल हम देखें तो पहले तो आपके पास जो चीज दी हुई है उसको लिख लें। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि बेलनाकार पानी की टंकी के आधार का व्यास यह है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो इसी बेस पे हम लिख सकते हैं कि बेलनाकार पानी की टंकी के आधार की त्रिज्या, जिसको हम किससे लिखेंगे, आर से। तो ये 50/2 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और क्या है हमारे पास, बेलनाकार पानी की टंकी की ऊंचाई, और दूसरी बात हमारे पास ऊंचाई जिसको हम h से लिखते हैं, ऊंचाई दे रखी है, वो है 7 मीटर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये यहां पे तो सेंटीमीटर है और यहां पे मीटर है, तो आपको इसको सारे काम को या तो मीटर में बदलना पड़ेगा या फिर सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करें प्यारे बच्चों, देखो आंसर हमें निकालना है लीटर में, और हमें पता है कि एक घन मीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि 1 घन मीटर बराबर है 1000 लीटर। तो इसको सारे काम को मीटर में बदलना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा ये मीटर में, इसको मीटर में बदल देते हैं। अब इसको मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इसके बटे में 100 कर देते हैं। तो बटे में 100 करेंगे तो ये मीटर में बदल गया। अब 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये आ गया 1/4 मीटर। तो हमने सारा काम मीटर में बदल दिया। अब हम क्या करते हैं कि जो बेलनाकार पानी की टंकी है उसका आयतन निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे कि बेलनाकार पानी की टंकी का आयतन क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे पास उत्तर है πr²h। तो यहां पे हमने लिख दिया 22/7 गुना में r त्रिज्या है हमारे पास 1/4 गुना में 1/4 गुना में h ऊंचाई है हमारे पास 7 मीटर। तो यहां पे आ गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करें हम, 7 के साथ तो ये 7 कैंसिल हो गया। यहां पे हमने ये किया तो ये 11 आ गया, और यहां पे हमारे पास 2 आ गया। तो ये आ गया पहले बच्चों 11/8, 4 दूनी 8 घन मीटर। यहां पे पहुंच गया। क्या चीज आ गया, ये बेलनाकार पानी की टंकी का आयतन। अब हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि 1 घन मीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ये LT लीटर के लिए लिखा है। अब देखो हमारे पास इतने घन मीटर है, 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है, तो इतने घन मीटर है तो हम इसको 1000 से गुना कर देंगे, हमें लीटर का पता चल जाएगा। तो इसमें पूछा गया था पानी की टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो अब हम इसको 1000 से, इसको अगर हम गुना कर दें तो 11/8 गुना में 1000। अब ये क्या बन गए, लीटर बन गए, क्योंकि हमने इसको 1000 से गुना कर दिया। अब देखो इसको अगर हम कैंसिल करें, आप देखेंगे कि 3 जीरो है लास्ट में, तो 8 पे कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तो 8 पे, अगर आपको दिक्कत आती है, देखो अगर यहाँ पे जब 2 से भाग करते हैं तो 1 अंक देखते हैं, जब 4 से भाग करते हैं तो 2 अंक देखते हैं, और जब 8 से भाग करते हैं तो 3 अंक देखते हैं। तो ये 8 पे भाग हो जाएगा पूरा। तो अगर हम इसको 8 से भाग करें, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए, और 8 पंजे 40। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 11 के साथ गुना करनी है, 11 पंजे 55 का 5,
55 हासिल, 5 आ जाएंगे, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13 लीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः कि बेलनाकार पानी की टंकी में कितना 1375 लीटर पानी आ सकता है। यानी कि अगर ये पूरी भरी जाए तो इसमें 1375 लीटर पानी आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको देखना है कि जो आपको समस्या दी हुई है उसको आप किस तरह से हल करें, किस तरह से आप अप्रोच करें कि उसके आंसर तक पहुंच सकें। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली जो समस्या थी वो ये थी कि हमें एक जो व्यास या त्रिज्या जो थी वो हमारे पास किस में थी, सेंटीमीटर में थी, और दूसरी बात जो ऊंचाई थी वो मीटर में थी। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना था, इसमें जो हमारा सबसे पहला काम था वो तो हमें क्या करना था कि या तो हम इस सारे काम को सेंटीमीटर में बदले या फिर हम सारे काम को मीटर में बदले। दो ऑप्शन थे आपके पास। तो अब हमें आगे देखा कि जो आंसर चाहिए वो हमें लीटर में चाहिए, जो आंसर हमें चाहिए वो लीटर में चाहिए। तो और हमें यह भी पता है कि 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया फिर कि जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदल दिया। कैसे बदला, हमें पता है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। तो सेंटीमीटर है, इसके मीटर बनाने हैं तो इसके बटे में 100 लगाना पड़ेगा। इसके बटे में 100 लगा के हमने किस में बदल लिया, ये मीटर में बदल लिया। अब दोनों ही काम हमारे पास मीटर में हो गए, त्रिज्या भी और ऊंचाई भी दोनों ही हमारे पास मीटर में आ गए। अब हमने बेलनाकार पानी की टंकी का आयतन निकाल लिया। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो पानी है उसका आयतन है, उसका ये आयतन है, उसकी धारिता है। अब यहां पे हमारे पास ये आ गया, जब इसको पाई आर स्क्वायर एच इसको सोल्व किया तो आ गया हमारे पास 11/8 घन मीटर। हमें चाहिए आंसर लीटर में। अब 11/8 घन मीटर है और हमें पता है कि 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। तो हमने क्या किया कि 11/8 की 1000 के साथ गुना कर दी। गुना करके सोल्व करके तो हमारे पास कितना आ गया, 1375 लीटर। यानी कि ये जो बेलनाकार पानी की टंकी है उसका आयतन है, यानी कि उसमें इतने लीटर पानी आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको अप्रोच करना है। आपको समस्याओं को जो हल करने के बारे में आपने जो भी पहले पढ़ रखा है उस जो नॉलेज है उसका भी आपको प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से हम जो बेलनाकार आकृति है, पहली तो बात बेलनाकार आकृति कैसे बनती है और किस तरह से उसका जो सूत्र है आयतन निकालने का वो सूत्र बनाया, और फिर हमने एक आसान से क्वेश्चन की सहायता से, उदाहरण की सहायता से जो बेलनाकार आकृति है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात करना सीखा। और फिर हमने जो दूसरी समस्या ली अपने दैनिक जीवन से जुड़ी, उसमें हमने बेलनाकार आकृति का आयतन तो निकाला ही, साथ में क्योंकि हम जब बेलनाकार आकृति के आयतन की बात कर रहे हैं, जब हम लिक्विड के आयतन की बात कर रहे हैं तो हम घन मीटर की बजाय लीटर वगैरह में डील करते हैं। हम कितने लीटर है इस तरह से ज्यादा डील करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो उसको दैनिक जीवन से जोड़ के हमने इस क्वेश्चन को लीटर में पहुंचा दिया कि इसमें पूछ लिया गया कि ये जो टंकी है इसमें कितने लीटर जो पानी है वो आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास प्रश्नावली 13.6 तक हमने क्या सीख लिया कि किस तरह से घनाभ, घन और बेलनाकार आकृति का आयतन ज्ञात किया जा सकता है। तो आप इसका जो प्रयोग है वो अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। जैसे आप खेत में कहीं गए हुए हैं, खेत में आपके पास जो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल के आगे जो होज बना होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आप आसानी से देख सकते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की सहायता से आप उस होज में कितना पानी भरा जा सकता है
कितने लीटर पानी भरा जा सकता है ये ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने कभी इस तरह से सोचा नहीं है कि क्या हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो ये सूत्र का यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने में कर रहे हैं, इसको आप अपने दैनिक जीवन में भी जोड़ के इसको सोल्व करके देखें, हल करें, तो आपको गणित विषय में जो आपकी रुचि है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, गणित विषय के प्रति आपकी रुचि उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, उतने ही आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होंगे, उतना ही आपको जो समस्याओं को समाधान करने की जो आपकी कैपेसिटी है, जो स्किल है, वो आपकी बढ़ेगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।